हाँ जी, नाइन्थ न्यूमेरिकल है, पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, एक आइस का, बर्फ का टुकड़ा है, कितने ग्राम का है? 40 ग्राम का, जिसे किसमें मिलाया गया है? 200 ग्राम ऑफ वाटर में, जो कि वाटर कितने टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर। न्यूमेरिकल नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है when all the ice is melted। अंडरलाइन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंच जाए। क्या करना है, अपने ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है पहले सारी आइस को मेल्ट कराना है और मेल्ट करा के उसका टेम्परेचर 30 डिग्री पहुंचाना है। मतलब होगा क्या, सुनिए ध्यान। सबसे पहले वाटर अपना टेम्परेचर लूज करेगा और लूज करके जो हीट रिलीज करेगा उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? उसे आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो सपोज करेंगे कि वाटर अपना टेम्परेचर 50 डिग्री से उस 30 डिग्री तक लूज कर देता है, 30 डिग्री तक ले जाता है, ठीक। और आइस अपना टेम्परेचर पहले 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर तक लाएगी और फिर 0 डिग्री वाटर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगी। क्लियर हुई बात? अब क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वाटर लिखिए और वाटर का मास लिखिए। वाटर का मास हमारे पास है 40 ग्राम, 200, हाँ 40 ग्राम ऑफ आइस, तो 200 ग्राम लिखिए वाटर का मास। इसे M1 कह सकते हैं आप। अभी जो टेम्परेचर है वाटर का T1 वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मैं 4.2 ले रहा हूं, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की। अब इस वाटर में हमने जो आइस ऐड की है उसका मास हमारे पास है 40 ग्राम और उसका टेम्परेचर फिलहाल जो होगा T2 वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा? 0 डिग्री। हम मान के चलेंगे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें जो दी हुई है वो 336 लेंगे यहाँ पर। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि 336 जूल पर ग्राम होती है, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 10⁻³ से कर दें तो वो किस में आ जाएगी? जूल पर केजी में, किलोग्राम। हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर। तो हम लेट करेंगे, लेट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू स्मॉल टी। ये आपको स्मॉल टी मान लेना, ठीक। ये फाइनल टेम्परेचर मान लेना। साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। ये पॉइंट भी ध्यान रखें, बार बार चेंज करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फंक्शन कैसे चलेगा, सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले वाटर की तरफ से बात करते हैं। वाटर का टेम्परेचर इनिशियली 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अपना टेम्परेचर लूज करेगा और टेम्परेचर लूज करने के बाद कहां तक पहुंचेगा? 30 डिग्री से। यानी यहां पर होगा चेंज इन टेम्परेचर। आइस के लिए सुनिए, पहले 0 डिग्री आइस पूरी तरह कन्वर्ट होगी वाटर में, 0 डिग्री वाटर, और फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर कहां तक पहुंचाएगी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर। यहां पर चेंज इन स्टेट होगा और यहां क्या होगा बताइए? चेंज इन टेम्परेचर। इसे Q1 कह देते हैं, इसे Q2 कह देते हैं और इसे Q3 कह देते हैं। हीट लॉस्ट या रिलीज या इम्पार्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय आइस टू मेल्ट एंड चेंज इट्स टेम्परेचर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको क्लियर है? यानी जो वाटर हीट रिलीज करेगा उसे एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? आइस एब्सॉर्ब कर रही है। आइस कैसे एब्सॉर्ब कर रही है? पहले अपना आइस जो है, अपना पूरा का पूरी आइस पहले किसमें चेंज होगी? वाटर में। और जो वाटर में चेंज हुई है आइस, फिर वो अपना टेम्परेचर कहां तक ले जाएगी? ठीक है। इसमें हमें एक बात याद रखनी है, जब हम चेंज इन फेज की बात करेंगे तो M×L लगाते हैं, ठीक है, मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर की, तो हीट का फॉर्मूला लगेगा M×C×ΔT। तो जो हमें C की वैल्यू रखनी है वो रखनी है वाटर की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी? वाटर की, क्योंकि दोनों तरफ क्या दिया हुआ है? वाटर की। तो हम लिखेंगे हीट इम्पार्टेड या फिर रिलीज, जो आप लिखना चाहें, बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड by ice to melt and
change its temperature to T डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे लिखेंगे हम Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q1 का मतलब हो गया M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी। Q2 का मतलब है M2 इंटू L प्लस Q3 का मतलब है M2 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर क्या क्या चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है। M1 मास है वाटर का, C1 है स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की, ये है चेंज इन टेम्परेचर वाटर का। M2 रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ आइस को इंटू L आइस यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, प्लस Q3 के लिए जो लिखा है M इंटू C इंटू डेल्टा टी। M2 जो है आइस का मास है, वही जो पानी में चेंज हुआ। भाई ये जो आइस से वाटर बना है, ये आइस से वाटर जो है बना है, ये वाटर कौन सा वाला है? जो आइस का मास हो, वही वाटर का मास है। और उसके बाद C1 जो लिया गया है क्योंकि ये वाटर में चेंज हुआ है, उसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लेंगे हम, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर जो भी आइस का टेम्परेचर चेंज। अब वैल्यू किस तरह से रखनी है उसको ध्यान दीजिए। M1 यानी मास ऑफ वाटर आपके पास 200 ग्राम है, C1 4.2। अब चेंज इन टेम्परेचर देखिए, वाटर हीट रिलीज कर रहा है यानी वाटर का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, यानी बढ़े हुए टेम्परेचर से नीचे जा रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर, यानी 50 से कम जाएगा। तो जो चेंज लिखेंगे आप वो लिखेंगे 50 माइनस टी। ये मैंने जब प्रूफ कराया था आपको इसका तब भी समझाया था कि जो हीट लूज कर रहा है, जो भी बॉडी या जो भी सब्सटेंस हीट लूज करता है, उसके लिए आप बड़े टेम्परेचर में से छोटा ही माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा किसमें रखना? पॉजिटिव, इसलिए 50 माइनस टी फॉर्मूले में भी बताया। इसके बाद यहां देखिए मास देखिए इसका क्या लिखेंगे 40, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336। ठीक, आगे बताइए प्लस के साथ बाद में क्या लिखेंगे? 40 इंटू 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस टी का मतलब क्या आ गया? टी आ गया। 0 माइनस टी का मतलब सीधे टी लिख सकते हैं, उसको बार बार स्पेशली मेंशन करने की अलग से कोई देने की जरूरत नहीं कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं साहब। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाते हैं, ये 0 से 0 रिड्यूस करते हैं, 50 माइनस टी एज इट इज, 40 की मल्टीप्लाई आप 336 से करिए। हाँ बोलिए, 1 3 4 2, ये आ जाएगा 40 इंटू 42 अपॉन 10 इंटू टी। ये 0 से 0 रिड्यूस किया हमने। हाँ इसमें टी माइनस 0 नहीं, टी माइनस 0 की जरूरत नहीं, टी माइनस 0 टी तो आ जाएगा भाई, टी माइनस 0 का मतलब टी तो आ जाएगा। आपको तो चेंज इन टेम्परेचर से मतलब है। यहाँ 50 माइनस टी क्यों लिखा, सबकी समझ आया या नहीं आया? अगर आपने उल्टा लिख दिया ना, यानी आपने टी माइनस 50 लिख दिया 50 माइनस टी की जगह, तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, बड़े टेम्परेचर में तो छोटा घटाएंगे, ये वाला स्मॉल टेम्परेचर होगा। जाहिर सी बात है जब पानी में बर्फ मिलाई जाएगी 1344, ठीक है 1344, जाहिर सी बात है जब पानी में जो है बर्फ मिलाई जाएगी तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? मुझे ये बताइए। घटेगा, तो इसलिए 50 में से टी सब्ट्रैक्ट। एक जीरो और ये लीजिए 13440। अब 42 की मल्टीप्लाई पहले 20 से करिए, कितना आ रहा है बताइए? 840 ब्रैकेट में 50 माइनस टी इज इक्वल टू 13440 प्लस 168 टी। अब पहले 840 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 50 से। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, हाँ नीचे दोबारा से लिख देता हूं, ये है, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूं दोबारा। ये है हमारे पास 840 की मल्टीप्लाई 50 से करिए 42,000 या 4200 000 माइनस 840 टी इज इक्वल टू 13440 प्लस 168 टी। अब 840 टी को इधर भेजिए, पॉजिटिव हो जाएगा।
और 13,440 को इधर ले आइए। सो 42,000 में से तो सब्ट्रैक्ट करिए 13,440 और 168T में ऐड करिए 840T। करिए ऐड, आराम से ऐड करिए। 28,560 28,000, हाँ 28,560। यस सर। अब ऐड करिए 840 प्लस 168T। 1008 पक्का? देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। $840 और 168, so 28,560 अपॉन 1008 इज इक्वल टू T। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 28.33 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। प्लीज, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। 10M 10th न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर। कितना मास चाहिएगा आइस का, बर्फ का कितना मास चाहिए टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम ऑफ वाटर को ठंडा करने के लिए। इनट जो किसमें है, कैलिडोमेट्री में रखा है। कैलिडोमेट्री मतलब वेसल में रखा है, और उस वेसल का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे है वाटर 32। हमें ये पता है कि वेसल जो होती है, कैलिडोमेट्री की जो वेसल होती है, वो क्विकली एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट कंटेंट। जो भी पहला कंटेंट कैलिडोमेट्री के अंदर या वेसल के अंदर डाला जाता है, वो वही टेम्परेचर अटेन कर लेती है। पता है सबको या नहीं पता? उसके दो रीजन होते हैं। वो वैसे कॉपर की बनी होती है, ज्यादातर होती है जो, वो कॉपर की होती है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, कॉपर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरा रीजन लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो क्योंकि कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसलिए कॉपर क्या करता है, जो भी कंटेंट उसके अंदर डाला जाता है वो उसी टेम्परेचर को अटेन कर लेता है। इसी के लाइन पर मैंने सबसे पहले जब हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करे थे, तो मैंने एक 11th एग्जाम्पल आपको कराया था, वो इसी पैटर्न पे था। उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, एक जो कंटेंट, पहला कंटेंट डाला गया जिसका टेम्परेचर ऊपर है, यहाँ पर वो वाटर है, जो सबसे पहले वेसल के अंदर डाला गया है, और उसका टेम्परेचर कितना है 32। अब जैसे ही वो वेसल के अंदर डाला जाएगा, जितने भी ग्राम हो, वो जब पोर अप किया जाएगा वेसल के अंदर, तो वेसल का टेम्परेचर भी वही हो जाएगा जो उस टाइम वाटर का टेम्परेचर है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हुए नहीं। तो पहला कंटेंट हो गया वाटर जो मिलाया गया है, डाला गया है, पोर अप किया गया है। दूसरा कंटेंट हो गया आपका क्या, वेसल। दूसरा कंटेंट होगा आइस। तो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी। पहला जो आपने कंटेंट करा है वेसल में, दूसरी खुद वेसल, और तीसरा कौन होगा, आइस। ठीक, दूसरा कंटेंट जो भी हो। होता क्या है इसमें, जो आपने पहले सब्सटेंस डाला होता है या कंटेंट डाला होता है, वो और वेसल दोनों मिलके हीट इंपार्ट करते हैं दूसरे कंटेंट को। यानी कि जो पहला कंटेंट होगा और वेसल होगा, वो तो दोनों हीट लूज करेंगे, इंपार्ट करेंगे, और जो दूसरा कंटेंट होगा वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो पानी और वेसल है वो दोनों हीट रिलीज करेंगे, और वो रिलीज हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, आइस एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसमें तीनों पॉइंट लिख लेते हैं जो अलग अलग दिए हैं। सबसे पहले वाटर को लिख लीजिए, और वाटर का टेम्परेचर हमें जो दिया, वाटर का जो मास दिया हुआ है 200 ग्राम, कितना दिया है 150 ग्राम ऑफ वाटर, M1 150 ग्राम कंटेन इन अ कैलोरीमीटर। वेसल लिख लीजिए, वेसल का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। M2 टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का भी टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और वेसल का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मैं कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब से, कि जो वाटर आपने पोर अप किया है वेसल में, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसलिए वेसल भी वही टेम्परेचर एक्वायर कर लेगी, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके, जो वाटर का टेम्परेचर, वही वेसल का टेम्परेचर है। और अब ये दोनों मिलके हीट किसको इंपार्ट करेंगे, आइस को।
थर्ड तो फिर वैसे जो जितने भी हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो नेग्लिजिबल मानेंगे? नहीं, तो थोड़ी बहुत तो हीट जो एब्जॉर्ब करेगी उसे लेंगे, और वो मान के चलेंगे कि जो एब्जॉर्ब कर रही है वो भी आइस को हीट। नहीं सर, मतलब फिर वाटर का टेम्परेचर फिर तो थोड़ा कम होएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, नीचे जाएगा। जब वैक्यूम में डालेंगे तब भी कम फाइनल जो टेम्परेचर आएगा कंटेंट का, वो तो वेसल का भी उतना ही आएगा, वाटर का भी उतना ही आएगा, और आइस का भी उतना ही आएगा। फाइनल तो टेम्परेचर उतना ही आएगा। आइस के डालने से पहले वैसे वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत नहीं, वाटर हीट लूज जरूर कर देगा, पर हम ये मान के चलेंगे कि वाटर अपने टेम्परेचर उतना जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब वेसल का भी टेम्परेचर उतना ही हो गया और वाटर का भी टेम्परेचर, तो हीट लॉस करने का सवाल ही नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि कैलोरीमीटर में हीट लॉस नहीं होती। तो जब वेसल ने अपना 32 डिग्री टेम्परेचर बनाया है, तो वाटर का भी टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, बस हीट की शेयरिंग हो जाएगी एक तरह से। ये समझ कि थोड़ी ही जो हीट थी वो वाटर ने किसको दे दी है? वेसल। इसके बाद आइस का मास हमें कैलकुलेट करना है। ये M3 हमें कैलकुलेट करना है। लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड, तो हमें मास ऑफ आइस कैलकुलेट करना है। आगे फाइनल टेम्परेचर कितना, देखिए कितना लिखा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट द फाइनल टेम्परेचर T इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल टेम्परेचर आना है पूरे कंटेंट का। हाँ, अभी आएंगे, तीनों का फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे हीट का ट्रांसफर होगा, उसके बाद उसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेसल की 0.4 दे रखी है, चेक करिए, जूल पर ग्राम पर केल्विन 0.4। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आइस दी हुई है, देखिए कितनी है? 330। थोड़ा सा चेंज किया है, 336 की जगह 330 दे दिया। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, चलेगा क्या, वैल्यूज कैसे चेंज होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा फाइनल टेम्परेचर को, जिससे गैप बना सकूं। फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब होगा क्या, देखिए सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर अपने पास टेम्परेचर कितना है वाटर का? कहां तक पहुंचाना है? फाइनल 5। यानी वाटर अपने टेम्परेचर 32 से कहां पहुंचाएगा? 5। यानी क्या है ये? चेंज इन टेम्परेचर। माना ये Q1 है, हीट सप्लाई। M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आराम से उतारिएगा। अब इसके बाद आइए वेसल। वेसल का टेम्परेचर कितना है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये ना भाई वही टेम्परेचर तो होगा जो वाटर का टेम्परेचर है शुरुआती है। और वेसल अपना टेम्परेचर फाइनल कंटेंट का कितना आएगी? 5 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर का मतलब है तीनों का ही टेम्परेचर कितना जाएगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वेसल हो, और चाहे वो फिर मेल्टेड आइस हो। भाई मेल्ट हो जाएगी ना आइस, पानी बन जाएगी, पानी का टेम्परेचर 5 जाएगा। अब आइस फट रही, ये भी डेल्टा टी होगा, हाँ ये ना, इसे Q2 मान लेते। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं, आइस के लिए। सबसे पहले आइस 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पर जाएगी, बोलिए हाँ कि ना। और फिर 0 डिग्री वाटर से जाएगी 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर, हाँ या ना। इसी से तो फाइनल टेम्परेचर 5 और 5 अटेन होगा। अब मुझे ये बताइए कि पहली वाली कंडीशन है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन स्टेट है? चेंज इन स्टेट, यानी CIS, इसको Q3 कहते हैं। और इसमें क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि जब यहाँ चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी रखा जाएगा, तो C वाली वैल्यू किसकी रखी जाएगी? वाटर की, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग किसमें हो रहा है? वाटर की बात चल रही है। चेंज इन टेम्परेचर भाई सुनता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके लिए लिखना, पहले बीच में लिख लीजिएगा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। और उसके बाद आपने जो चीज मेंशन करनी है वो ये है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, वो आप बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने पिछले वाले में नहीं लिखवाया था, आप लिख लीजिएगा। उसको मेरे पास स्पेस नहीं होता इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। लिखना ये होगा कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुन लीजिए,
हीट इम्पार्ट कौन कौन करेगा? हीट इम्पार्ट वाटर और वेसल मिलके करेंगे, और किसको करेंगे? आइस को। तो मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूं, ये दोनों इम्पार्ट करेंगे आइस। लिखा ये जाएगा हीट imparted by water and vessel is equal to heat absorbed by ice to melt and change its temperature to 5 degree centigrade। हीट जो रिलीज करेंगे, इम्पार्ट करेंगे, वाटर और वेसल करेंगे। हाँ बताओ। आइस का टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री आइस लेके चलेंगे। जब मेंशन नहीं होता आइस का टेम्परेचर, जैसे कई क्वेश्चंस में हमने न्यूमेरिकल्स में देखा, कई जगह आइस का स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर न्यूमेरिकल में, अच्छा सवाल पूछ रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर न्यूमेरिकली में मेंशन नहीं है आइस का टेम्परेचर तो आप 0 डिग्री लेके चलेंगे उसको, ठीक है। तो वाटर और वेसल हीट इम्पार्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और वो हीट आइस एब्जॉर्ब कर रही है, पहला अपना चेंजिंग फेज लाने के लिए, पहले मेल्ट होने के लिए, और मेल्ट होने के बाद अपना टेम्परेचर कहां तक पहुंचाने के लिए? 5 डिग्री। तो Q1 प्लस Q2, मैंने इसको Q1 नहीं लिया, इसको Q2 लिया है, इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। फिर भी मैं एक बार आपसे मेंशन कर देता हूं, M1 वगैरह बाद में लिख दूंगा। यहां पर आएगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, प्लस यहां पर आएगा मास ऑफ वेसल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। Q3 की जगह आएगा मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, प्लस यहां पर आएगा फिर से मास ऑफ आइस जो कन्वर्ट हुई है इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वही आइस का मास लेना है जो कन्वर्ट हुई है वाटर में इनटू चेंज इन टेम्परेचर। एग्जैक्टली मैंने सारी चीजें लिख दी। और वैसे अगर सही से लिखूं, इसकी वैसे जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ मेंशन करने के लिए, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो, एग्जाम में नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी प्लस M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू M2 इंटू L आइस प्लस M2 इंटू C1 इंटू डेल्टा टी। अब देख लीजिए, मास ऑफ वाटर को मैंने M1 माना था तो उसको M1 लिखा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर को मैंने C1 मेंशन किया हुआ है ऊपर, वेसल के मास को मैंने M2 मेंशन किया हुआ था, वो लिख दिया, वेसल की स्पेसिफिक कैपेसिटी को C2 मेंशन किया हुआ है, मास ऑफ आइस को M3 मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर M3 आएगा, यहाँ पर M3 आएगा। इस लेटेंट हीट आइस की L आइस लिख दी है मैंने, वो जो लिखी हुई है, मास आइस का लिया जाएगा और स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की ली जाएगी, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं। बस यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो मास रखा जाना है वो आइस का रखा जाना है या वाटर का। आप RHS की तरफ देखिए, किसकी बात चल रही है? ये आइस की, तो बस आप आइस का मास बेसिक करो, ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। M1 की जगह क्या रखा जाएगा? 150 इंटू 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। 32 से 5 का आया टेम्परेचर, कितना चेंज है? 27 आया ना भाई, 32 में से 5 घटा दो, 27 है। प्लस M2 की जगह बोलो क्या आएगा? 50, C2 की जगह 0.4, वेसल का टेम्परेचर 32 से 5 पहुंचा, कितना चेंज? 27। M3 कैलकुलेट करना है इंटू 330, फिर से M3 कैलकुलेट करना है, C1 की जगह 4.2, और जो आइस ने अपना टेम्परेचर चेंज किया 0 to 5, कितना चेंज आया? 5, उसे 5 मेंशन कर दीजिए आप। अब ये कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा लंबा पार्ट है। सबसे पहले ये 150 वाला 0 जो है ये, और ये 4.2 जो है डेसिमल जब हटाएंगे, और ये 150 वाला ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 15 इंटू 42 इंटू 27, 15 इंटू 42 इंटू 27 प्लस, अब ये डेसिमल हटा देते हैं, 4 वाला नीचे 0 बनेगा तो 0 और 5 वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू क्या बचेगा? 4 इंटू 27, 5 इंटू 4 इंटू 27 इज इक्वल टू 330 M3, और ये पॉइंट हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 221। 330 M3 प्लस 21 M3
अब आपको ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। चेक करो, देख लो एक बार, जिसको नहीं आया पूछ लेना। दिख रही है नीचे की वैल्यू लिखी हुई, पीछे तक दिख रही है नीचे की वैल्यू लिखी हुई। अब 17,010 में 540 जोड़ लेते हैं। 17,550 351 M3, 17,550 अपॉन 351। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में 50 ग्राम। लो मैं सीधे 351 की मल्टीप्लाई कर 5 से करके देखिए, 17 कितना आया वो, 1755 आ गया था। चलो बताओ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, आप पूछो ऑफलाइन वालों, बताओ। No.